इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम सीधे उस दौर में चलेंगे और उन ऐतिहासिक स्रोतों को खंगालेंगे जो महाराणा प्रताप के जीवन के आरंभिक दौर की बात करते हैं। एक ऐसे महान योद्धा जिनका जन्म एक लगातार बढ़ते और फैलते हुए साम्राज्य के सायों में हुआ था। उनकी कहानी उन अंधेरों और तूफानों के बीच शुरू होती है जिसने उस वक्त पूरे राजपूताने को झकझोर के रख दिया था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। शेरनी ने शेर को चना है। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। बाहर घनघोर तूफान है और महल की दासियों के मुंह से अचानक ये ऊर्जा से भरे शब्द निकलते हैं। ये महज एक जन्म की घोषणा नहीं थी, बल्कि ये संकेत था कि एक ऐसा बालक जन्म ले चुका है जो आगे चलकर उस युग की सबसे बड़ी सत्ता को सीधी चुनौती देने वाला था। अब उस युग की परिस्थितियों को थोड़ा समझते हैं। राजपूताना स्पष्ट रूप से दो हिस्सों में बटा हुआ था। हमारे स्रोत हमें बताते हैं कि एक तरफ आमेर जैसी रियासतें थीं जो हालात को देखते हुए मुगल सत्ता की अधीनता स्वीकार कर रही थीं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ था मेवाड़। राणा उदय सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए बिल्कुल अकेला लेकिन पूरी मजबूती से डटा हुआ था। तो चलिए अपने पहले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य का उदय, तूफान में एक चिंगारी। देखते हैं कि उन उथल पुथल भरे हालात में क्या हुआ था। हमारे ऐतिहासिक स्रोत बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि जिस दिन राणा उदय सिंह की सबसे बड़ी रानी माता जयवंता बाई ने इस बालक को जन्म दिया, उस दिन भयंकर तूफान आया हुआ था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये थी कि जन्म के तुरंत बाद हर किसी का ध्यान उस बालक के असाधारण और मजबूत बदन पर गया। सबको समझ आ गया था कि ये कोई साधारण शिशु नहीं है। अब जरा इस नाम के पीछे की सोच देखिए। राणा उदय सिंह ने अपने पुत्र का नाम प्रताप रखा। उनका मानना था कि जिस तरह सूरज अपनी चमक से पूरी धरती को रोशन करता है ना, ठीक उसी तरह उनके इस पुत्र का शौर्य मेवाड़ पर छाए राजनीतिक अंधकार को चीरकर उसे फिर से रोशन करेगा। और यहाँ से शुरू होता है हमारा दूसरा भाग, निर्माण का दौर, माता जयवंता बाई की शिक्षाएं। क्योंकि देखिए, एक महान योद्धा सिर्फ जन्म नहीं लेता, उसे गढ़ा जाता है। और उन्हें गढ़ने का ये काम शुरू किया उनकी माता ने। माता जयवंता बाई एक बहुत गहरी कृष्ण भक्त थीं, लेकिन उन्होंने प्रताप को सिर्फ भक्ति ही नहीं सिखाई, बल्कि महाभारत की जटिल युद्ध कलाओं का गहरा ज्ञान भी दिया। उन्होंने अपने पूर्वजों के रक्त रंजित इतिहास से प्रताप को रूबरू कराया, चाहे वो राणा सांगा का शौर्य हो या बप्पा रावल का वो खौफ जिसने विदेशी आक्रमणकारियों की नींदें उड़ा रखी थी। सच कहूं तो इसी भारी भरकम पाठ्यक्रम ने उनके फौलादी चरित्र की नींव रखी। अब आते हैं अध्याय 3 पर, अस्त्र का निर्माण, गुरुकुल, भील और लोहार। चलिए देखते हैं कि उनकी शिक्षा कैसे महल की चारदीवारी से बाहर निकलकर सीधे घने जंगलों तक पहुंची। यहाँ एक बहुत ही कमाल का पैटर्न देखने को मिलता है। एक तरफ वो सुबह गुरुकुल में एक राजकुमार की तरह औपचारिक शिक्षा लेते थे, लेकिन जैसे ही दिन ढलता वो राजसी सुख छोड़कर सीधे भीलों की बस्तियों और लोहारों के गांवों में पहुंच जाते थे। आम जनता के साथ बिताया गया यही वक्त आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। आदिवासी भीलों के बीच वो इस कदर घुल मिल गए थे कि उन लोगों ने उन्हें एक दूर के राजकुमार की तरह नहीं, बल्कि बिल्कुल अपने परिवार की तरह अपनाया। उन्होंने प्रताप को बड़े प्यार से एक नाम दिया, कीका। आम लोगों से यही जमीनी जुड़ाव उनके प्रतिरोध की असली ढाल था। और लोहारों के साथ रहकर उन्होंने क्या किया? उन्होंने हथियार बनाने की उग्र कला सीखी। उनका शरीर सामान्य बच्चों से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। हमारे स्रोत यहाँ तक बताते हैं कि इसी छोटी उम्र में वो मेवाड़ से गुजरने वाली मुगल सेनाओं पर गुलेल से अचूक निशाने लगाते थे। आप समझ रहे हैं, उनके भीतर का वो विद्रोही बचपन से ही आकार ले रहा था। अब समय का पहिया घूमता है और हम आते हैं अध्याय 4 पर, उत्तराधिकार का संकट, अंधकार में सिंहासन। जैसा कि ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं, जल्द ही उत्तराधिकार को लेकर एक बहुत गहरा संकट खड़ा हो गया। यहाँ एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। शास्त्रों की परंपरा को दरकिनार करते हुए जहाँ बड़ा पुत्र ही राणा बनता है, राणा उदय सिंह ने अपनी प्रिय रानी धीरबाई सा के प्रभाव में आकर छोटे पुत्र जगमाल को अगला वाणा घोषित कर दिया। प्रताप ने तो पिता के आदेश को नम्रता से मान लिया, लेकिन मेवाड़ के सामंतों और जनता ने इस फैसले को सिरे से खारिज कर दिया। साल 1572, इन तनावपूर्ण कदमों को देखिए। एक तरफ राणा उदय सिंह जी का स्वर्गवास होता है, पूरा मेवाड़ शोक में डूबा है, लेकिन जगमाल पिता के अंतिम संस्कार में जाने के बजाय महल में अपनी सत्ता पक्की करने में लगा हुआ था।
बस इसी बात ने सरदारों के क्रोध की आग में घी का काम किया और गोगुंदा के शमशान घाट पर ही एक ऐतिहासिक विद्रोह छिड़ गया। पता की चिता के ठीक सामने, जी हाँ, गोगुंदा की उन पहाड़ियों पर शोक और गुस्से में भरे सरदारों के बीच रावत कृष्णदास चुंडावत ने प्रताप की कमर में तलवार बांधी। वहीं रक्त से उनका अभिषेक हुआ और एक सुर में आवाज गूंजी, मेवाड़ मुकुट, मेवाड़ के राणा। और यहीं से शुरू होता है हमारा 5वां अध्याय, आरोहण कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक। सरदारों ने अयोग्य उत्तराधिकारी को हटा तो दिया, लेकिन अब इस विद्रोह को एक वास्तविक शासन में बदलने का समय था। उधर जब जगमाल को इस जन समर्थन और विद्रोह की खबर मिली तो वो बुरी तरह घबरा गया। वो जानता था कि वो सच्चे वारिस के सामने नहीं टिक सकता, इसलिए वो मेवाड़ का सिंहासन छोड़कर सीधे मुगल बादशाह अकबर के दरबार में शरण लेने भाग गया। और ये सारे घटनाक्रम हमें ले आते हैं इस बेहद अहम साल में, 1573, एक ऐसा साल जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कुंभलगढ़ के उस विशाल दुर्ग में अपने वफादार भीलों, लोहारों और राजपूत सरदारों की मौजूदगी में आखिरकार वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का विधिवत राजतिलक हुआ। बचपन की वो कड़ी ट्रेनिंग और जनता का वो अटूट प्यार, अब ये सब मिलकर उस अंधेरे से टकराने के लिए पूरी तरह तैयार थे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने है। उस युग का सबसे ताकतवर साम्राज्य अपनी परछाई मेवाड़ की ओर बढ़ा रहा था, तो कुंभलगढ़ का ये नया राणा उस विश्वव्यापी तूफान का सामना कैसे करेगा जो बिल्कुल उनके दरवाजे पर खड़ा था? इस महासंग्राम की पूरी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी हम जानेंगे इस विश्लेषण के भाग 2 में। तब तक जुड़े रहें और इतिहास के इन पन्नों को समझते रहें।